हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 3 तारीख से लेकर के ये पड़ेगी आपकी कितनी 7 तारीख तक की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की। दोनों ने मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कीर स्टारमर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने और आम चुनावों में लेबर पार्टी को उल्लेखनीय जीत पर बधाई दी। टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्टारमर को शीघ्र ही भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। PMO की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया और भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को चुनावी जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने दो देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई। एक्स पर PM मोदी ने लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति के रूप में आपके चुनाव डॉक्टर पेजेश्कियन को बधाई। हमारे लोगों और क्षेत्र के काम के लिए हमारे मधुर और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। RBI ने जुलाई के पहले सप्ताह में विनियामक गैर अनुपालन के लिए PNB सहित 5 बैंकों पर जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जुलाई के पहले सप्ताह में पंजाब नेशनल बैंक PNB सहित 5 बैंकों पर RBI के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। PNB 1.31 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ दंडित होने वाला 5वां बैंक बन गया। यह जुर्माना ऋण और अग्रिम संवैधानिक और अन्य प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जाने KVIC निर्देश 2016 के संबंध में RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया था। राष्ट्रीय अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों के लिए हर भारतीय उनका ऋणी, ये अमित शाह ने बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा कि देश की अखंडता के लिए उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए हर भारतीय उनका ऋणी है। शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं प्रख्यात राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद करता हूं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ने की बात होगी, डॉक्टर मुखर्जी को जरूर याद किया जाएगा। असम बाढ़, 52 लोगों की मौत, 24 लाख से अधिक प्रभावित, संकट गहराया। NANI के अनुसार पिछले 24 घंटों में असम में बाढ़ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप 52 लोगों की मौत हो गई है और कई हज़ार लोग बेघर हो गए हैं। इसका असर व्यापक है। राज्य भर में 2.4 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। असम के 35 में से 30 जिले बाढ़ की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिससे संकट और बढ़ गया है। पिछले 1 महीने से स्थिति भयावह बनी हुई है, जिसमें लोगों की जान जा रही है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है और फसलें और पशुधन बर्बाद हो रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में हजारों निवासी अब आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं और बेघर हो चुके हैं। युवा भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलने के लिए तैयार है। कई विश्व चैंपियन टीमों के आराम करने के बाद युवा भारतीय टीम इस शनिवार से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मेज़बान जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम 2016 के बाद से अफ्रीकी देश में अपनी पहली द्विपक्षीय श्रृंखला खेलेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले सभी 5 T20 मैच एक ही मैदान पर खेले जाएंगे और यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण भी उपलब्ध रहेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 12 जुलाई को विश्वास मत हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 12 जुलाई को प्रतिनिधि सभा में
विश्वास मत की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री ने संसद सचिवालय को एक पत्र भेजकर मतदान की व्यवस्था करने को कहा है। दहल सरकार में सबसे बड़ी पार्टी CPN UML ने नेपाली कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बनाने के समझौते के बाद बुधवार को अपना समर्थन वापस ले लिया। शुक्रवार को अशोक कुमार राय के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी JSP ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। JSP के 3 नेताओं नवल किशोर शाह सूदी, प्रदीप यादव और हसीना खातून को दहल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनाया गया। निचले सदन में JSP के 7 विधायक हैं। फ्रांस ने पुर्तगाल को शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल प्रवेश किया और रोनाल्डो का सपना तोड़ दिया। फ्रांस ने शुक्रवार को यूरोपीय चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में गोल रहित बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में सभी गोलों को गोल में बदलकर पुर्तगाल को 5-3 से हरा दिया, जिससे संभवतः क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया। थियो हर्न और इज ने जो आओ फेलिक्स के प्रयास के बाद एक बेहतरीन क्रम में विजयी किक लगाई। पुर्तगाल के तीसरा प्रयास पोस्ट से टकराया। फ्रांस अब मंगलवार को म्यूनिख में सेमीफाइनल में स्पेन से खेलेगा। ईरान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि उदारवादी पेजेशकियन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल की है। ईरान के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार कम प्रोफाइल वाले उदारवादी मसूद पेजेशकियन जिन्होंने ईरान को दुनिया के लिए खोलने और वहां के लोगों को वंचित स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प लिया है, ने राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान जीत लिया है। नाम न बताने की शर्त पर सूत्र ने बताया मतगणना समाप्त हो गई है और प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को परिणाम के बारे में सूचित कर दिया गया है। पेजेशकियन अपने कट्टरपंथी प्रतिद्वंदी सईद जलीली से करीब 3 मिलियन वोट से आगे हैं। इससे पहले आंतरिक मंत्रालय ने कहा था कि पेजेशकियन प्रारंभिक परिणामों में दौड़ में आगे चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मतदान लगभग 50% था, जो पहले दौर की कुल तुलना में अधिक था। हाथरस भगदड़ भोले बाबा ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लोगों से सरकारी जांच पर भरोसा रखने की अपील की। स्वयंभू बाबा सूरजपाल सिंह या भोले बाबा ने शनिवार को हाथरस भगदड़ के संबंध में अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें 121 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने कहा अराजकता पैदा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक वीडियो बयान में सूरजपाल, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है, ने इस सप्ताह के शुरू में हाथरस जिले के फुलारी गाँव में एक सत्संग के दौरान हुई त्रासदी में हुई मौतों पर अपना दुख व्यक्त किया और शोक व्यक्त किया। BSP तमिलनाडु अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में हत्या। बहुजन समाज पार्टी BSP के तमिलनाडु अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार शाम चेन्नई के पेरम्बूर में उनके आवास के पास बेरहमी से हत्या कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार आर्मस्ट्रॉन्ग पर 6 लोगों के एक अज्ञात समूह ने हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह घटना सैम्बियम पुलिस क्षेत्र अधिकार में हुई। चेन्नई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केरल सरकार ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस की तैयारियों पर बैठक की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल सरकार ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें एम्बिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से घातक मस्तिष्क संक्रमण के खिलाफ तैयारियों और निवारकों उपायों की चर्चा की गई। CM विजयन ने गंदे जल निकायों में तैरने से बचने और स्विमिंग पूलों में उचित क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा बच्चे इस बीमारी के लिए विशेष रूप से अति संवेदनशील होते हैं, इसलिए जब वे जल निकायों में प्रवेश करते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने निवारक उपाय के रूप में तैरकी नाक क्लिप के उपयोग की सिफारिश की। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को रूस जाएंगे। पुतिन निजी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे, विदेश मंत्रालय ने ये बात बोली है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए अगले सप्ताह मॉस्को का दौरा करेंगे। 8-9 जुलाई को होने वाली यह 2 दिवसीय यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हो रही है। क्वात्रा ने बताया कि मोदी सोमवार दोपहर को मॉस्को पहुंचेंगे और पुतिन द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज में उनका स्वागत किया जाएगा। यह अतरंग सेटिंग औपचारिक शिखर वार्ता से पहले होगी, जो दोनों नेताओं के बीच
दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल को उजागर करेगी। अध्ययन से मस्तिष्क द्रव प्रवाह व्यवधान और माइग्रेन के बीच संबंध का पता चला। साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने माइग्रेन आभा के तंत्रिका संबंधी लक्षणों को बाद में होने वाले सरदर्द से जोड़ने वाले तंत्र का पता लगाया है, जिससे संभावित रूप से नए उपचार विकल्पों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर सेंटर फॉर ट्रांसलेशन न्यूरो मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि मस्तिष्क द्रव प्रवाह में व्यवधान और न्यूरोनल गड़बड़ी की फैलती लहर कैसे माइग्रेन सिरदर्द का कारण बनती है। अध्ययन में नए प्रोटीन का पता चला है जो इन दुर्बल करने वाले सिरदर्दों को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। नए करों के विरोध में पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलरों की हड़ताल। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (PPDA) की देशव्यापी हड़ताल जारी रहने के कारण व्यस्त महानगर कराची गंभीर ईंधन संकट से जूझ रहा है। यह संकट शुक्रवार की सुबह शुरू हुआ जब PPDA के कार्यवाही के आह्वान के बाद कराची और पाकिस्तान के अन्य भागों में पेट्रोल स्टेशनों ने सुबह 6 बजे ही अपना परिचालन बंद कर दिया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल (PSO) की ओर से गुरुवार को दिए गए इस आश्वासन के बावजूद कि ईंधन की आपूर्ति निर्बाध रहेगी, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। कराची के निवासियों को चालू पेट्रोल पंप खोजने में संघर्ष करना पड़ रहा है। कई स्टेशनों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। जून में विश्व खाद्य कीमतें स्थिर रहेंगी, संयुक्त राष्ट्र के FAO की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य मूल्य सूचांक के आंकड़ों से शुक्रवार को पता चला कि जून में वनस्पति तेल, चीनी, डेयरी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि स्थिर रही, जबकि अनाज की कीमतों में गिरावट आई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मूल्य सूचांक, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक कारोबार किए जाने वाले खाद्य वस्तुओं पर नज़र रखता है, जून में औसतन 120.6 अंक रहा, जो मई में अपरिवर्तित रहा। मई के आंकड़े को 120.4 के शुरुआती रीडिंग से संशोधित किया गया था। 2500 नए जनरल कोच से लेकर 50 अमृत भारत ट्रेनों तक वैष्णव ने रेलवे के लिए एक बड़ी योजना साझा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को लगभग 2500 नए सामान्य यात्री ट्रेन कोचों के उत्पादन से जुड़ी एक विशेष पहल की घोषणा की, जिसमें अतिरिक्त 10,000 ऐसे कोचों के निर्माण की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 50 नई अमृत भारत ट्रेनों का उत्पादन चल रहा है। वैष्णव ने यह भी बताया कि 150 और अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्रिटेन चुनाव, लेबर पार्टी सत्ता में आई, कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल पुराना शासन खत्म। कीर स्टारमर ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जबकि शुक्रवार को उनकी लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की, जिससे 14 वर्षों से चली आ रही उथल पुथल भारी कंजर्वेटिव सरकार का अंत हो गया। 650 सीटों वाली संसद में सेंटर लेफ्ट लेबर ने भी भारी बहुमत हासिल किया। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को पार्टी के लंबे इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें जीवन यापन की लागत में कमी, सार्वजनिक सेवाओं की विफलता और घोटालों की एक श्रृंखला के लिए दंडित किया। यूरोप के दक्षिणपंथी रुख के बीच ब्रिटेन के मतदाताओं ने रूढ़िवादी लुभानुवाद को खारिज कर दिया। ब्रिटिश चुनाव में वामपंथी लेबर पार्टी की भारी जीत यूरोप भर में हाल ही में दक्षिणपंथी पार्टी की बढ़त के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन पार्टी की जीत मतदाताओं द्वारा लोक लुभावनाद की अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि अपने राजनीतिक नेताओं के प्रति उसी मोहभंग की प्रतिध्वनि थी। कीर स्टारमर शुक्रवार को भारी संसदीय बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आए और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। भारत का UPI पेरिस के गैलरी लफेट में लाइव हुआ, ओलंपिक को बढ़ावा देने की उम्मीद। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ने पेरिस के हृदय तक अपना विस्तार कर लिया है, जहां हॉसमॉन बुलवार्ड पर स्थित गैलरीज लफेट के प्रमुख स्टोर में अब UPI भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। इस वर्ष जनवरी में एफिल टावर में UPI के पहले किए गए शुभारंभ की सफलता का विचार करते हुए फ्रांस और मोनाको की रियासत में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक से पहले विश्व प्रसिद्ध गैलरीज लाफेट में लायरा और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
NPCI के बीच समझौते के शीघ्र समापन पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय आगंतुकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का रक्षा विनिर्माण 16.7% बढ़ा। राजनाथ सिंह ने ये बात बोली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 23-24 में 16.7% की वृद्धि देखी गई है, जो देश के रक्षा उत्पादन मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि देश में रक्षा उत्पादन का कुल मूल्य इस वर्ष बढ़कर 1,26,887 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 1,08,684 करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक है। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि वित्त वर्ष 23-24 में कुल उत्पादन मूल्य में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान लगभग 79.2% होगा, जबकि निजी क्षेत्र शेष 20% का योगदान देगा। उपराष्ट्रपति हैरिस का पृथक भारत स्थित गांव अमेरिकी चुनाव में उनकी बढ़ती संभावनाओं पर नज़र रखता है। वाशिंगटन से 8,000 मील 12,900 किलोमीटर से अधिक दूर एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव में निवासी इस बात पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं कि क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आगामी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन की जगह ले सकती हैं। 2021 में तुलसीपुरम के हरे भरे गांव, जहां हैरिस के नाना का जन्म एक सदी से भी अधिक समय पहले हुआ था, ने उसके शपथ ग्रहण का जश्न पटाखों, मुफ्त चॉकलेट, पोस्टर और उपराष्ट्रपति की तस्वीर वाले कैलेंडर के साथ मनाया। गांव के निवासी इस बार और अधिक चाहते हैं, क्योंकि वे अमेरिका से आने वाली खबरों पर टीवी और सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं। बिडेन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि चुनाव लड़ने से हटने की मांग बढ़ रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उन्हें अपने पुनः चुनाव अभियान को समाप्त करने के लिए कई डेमोक्रेट्स द्वारा आह्वान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गुरुवार को 4 जुलाई के समारोह का उपयोग अपने अभियान को जारी रखने के लिए अपनी सहनशक्ति और मानसिक तीक्ष्णता के बारे में संदेह के जवाब पर देने के लिए कहा है। 81 वर्षीय डेमोक्रेट का रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ 27 जून की बहस में खराब प्रदर्शन का मतलब है कि अब उनकी हर उपस्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। कई डेमोक्रेटिक मतदाता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या वे अगले 4 और 4.5 सालों तक काम करने की कठिन गति को जारी रख पाएंगे, या उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने उनके पद छोड़ने का आग्रह किया है। डेनमार्क के राजदूत एच.आई. फ्रेडी स्वेन ने दिल्ली में जेंकर्स द्वारा ऑक नेचर लॉन्च किया। नई दिल्ली में रॉयल डैनिश दूतावास के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने यूरोप के अग्रणी खेल, आवासीय और व्यावसायिक उपयोगों के लिए प्रीमियम सॉलिड वुड फ्लोरिंग निर्माता जेंकर्स द्वारा ऑक नेचर लॉन्च किया। इस अवसर पर जेंकर्स ने भारत में 25 कारोबारी वर्ष पूरे किए, जिसमें उद्योग में भारी सफलता और असाधारण वृद्धि देखी गई। भारत के साकेत स्थित किरण नादर म्यूजियम ऑफ द आर्ट में आयोजित कार्यक्रम डिस्कवर जेंकर्स अ नाइट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में कला, डिज़ाइन, वास्तुकला जगत की जानी मानी हस्तियां भारतीय परिवेश में डैनिश शिल्पकला का प्रदर्शन करती नजर आईं। जेंकर्स और KNMA ने राजदूत स्वेन का स्वागत किया, जो इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। IT फर्म कॉर्पोरेट इन्फोटेक को सरकार की गव ड्राइव परियोजना के तहत 240 करोड़ रुपए का ठेका मिला। IT समाधान प्रदाता कॉर्पोरेट इन्फोटेक ने शुक्रवार को कहा कि उसे लगभग 50 लाख सरकारी अधिकारियों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए सरकार की गव ड्राइव परियोजना के तहत 240 करोड़ रुपए के अनुबंध मिला है। नोएडा स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह गव ड्राइव स्टोरेज एज अ सर्विस परियोजना के तहत सुरक्षित एप्लीकेशन और प्रतिबंधित सेवाएं विकसित करेगी। थाईलैंड में बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी। भारतीय राजदूत ने इसे अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक कूटनीतिक अभ्यास बताया। थाईलैंड में भारतीय राजदूत नागेश सिंह ने थाईलैंड में भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इसे अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक अभ्यास बताया और कहा, इससे वहाँ के लोगों में ज़बरदस्त सद्भावना बनी है। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेषों को 22 फरवरी से 18 मार्च तक थाईलैंड के 4 शहरों में प्रदर्शित किया गया। भारतीय राजदूत ने कहा, हमने बुद्ध के अवशेषों के आने से लगभग 1 साल पहले
इस पर बहुत मेहनत की थी। पिछली बार यह अवशेष 1997 में यहाँ आए थे। यह शायद मेरे जीवन में देखी गई सबसे बड़ी राजनीतिक कूटनीति है, क्योंकि लगभग 4.2 मिलियन तीर्थयात्री अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इसने ज़बरदस्त सद्भावना छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रदर्शनी अभ्यास के लिए बहुत मेहनत की है। इजराइल गाज़ा युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा में संघर्ष विराम समझौते पर हमास के नए रुख पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम को अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे। नेतन्याहू के कार्यकाल के एक सूत्र ने बताया, क्योंकि इस क्षेत्र में लड़ाई जारी है। सूत्र ने यह भी बताया कि कैबिनेट की बैठक से पहले नेतन्याहू अपनी युद्ध विराम वार्ता टीम के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमित शाह गुजरात में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 जुलाई को गुजरात में एक महत्वपूर्ण कृषि पहल की शुरुआत करने वाले हैं। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की AGR2 योजना के तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% सहायता प्रदान करेगी। शाह गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन के दौरान इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जो 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने घोषणा की कि शाह इस कार्यक्रम में 3 किसानों को भुगतान आरंभ करेंगे, जो इस योजना के तत्काल क्रियान्वयन को प्रदर्शित करेगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से 31 जंगली जानवरों की मौत। असम में चल रही बाढ़ ने वन्यजीवों पर भारी असर डाला है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व KNP में 31 जंगली जानवरों के मरने की खबर है, ऐसा पार्क अधिकारियों ने बताया है। पार्क के विविध पारिस्थितिकी तंत्र पर बाढ़ का प्रभाव गंभीर रहा है, जिससे जानवर और बुनियादी ढांचे दोनों प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष ने बताया, 23 हॉग हिरण बाढ़ के पानी में डूब गए, जबकि 7 अन्य की देखभाल के दौरान मौत हो गई। गंभीर स्थिति के बावजूद बचाव प्रयास जोरदार रहे हैं, जिसमें पार्क प्राधिकरण और राज्य वन विभाग द्वारा 82 जंगली जानवरों को बचाया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोयला उत्पादन 35% बढ़ा। कोयला मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कोयला क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 23-24 की पहली तिमाही के दौरान उत्पादन और प्रेषण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कोयला उत्पादन में साल दर साल 35% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में 29.26 मिलियन टन MT से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 39.53 मैट्रिक टन हो गया। कोयला प्रेषण में भी 34.25% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जो इस अवधि में 34.7 मैट्रिक टन से बढ़कर 45.68 मैट्रिक टन हो गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% की छूट की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में हितधारक परामर्श के दौरान पेट्रोलियम और विस्फोटक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण शुल्क रियासतों और सुरक्षा उपायों का अनावरण किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PSO के भीतर दक्षता बढ़ाना और उद्योग हितधारकों के साथ संवाद में सुधार करना था। गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंसिंग फीस में 80% छूट और MSME के लिए फीस में 50% की कमी की घोषणा की। इन प्रोत्साहनों से अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद है। T20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया के स्वागत के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर उमड़े प्रशंसक। T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक मुंबई के मरीन ड्राइव हर इंच पर उमड़ पड़े हैं। एक ओर जहां लहरों की आवाज़ गूंज रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसकों की अपने विजयी खिलाड़ियों के लिए जयकारे गूंज रहे हैं। मुंबई में क्रिकेट का बुखार छाया हुआ है और प्रशंसक टीम इंडिया की विजय परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े पड़े हैं। यह परेड मरीन ड्राइव से शुरू होकर वनखाड़े स्टेडियम से समाप्त होगी। अपनी आंखों में उत्सुकता और अपने पसंदीदा सितारों को देखने की उम्मीद के साथ दुनिया मुंबई के सड़कों पर होने वाले तमाशे को देख रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के FMCG क्षेत्र की राजस्व वृद्धि 7.7 से 9% रहने का अनुमान। ये क्रिसिल ने बात बोली है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर में वित्त वर्ष 2024 में जोरदार वृद्धि होने की उम्मीद है। एजेंसी ने इस सेक्टर के लिए 7 से 9% की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो अधिक मात्रा ग्रामीण मांग में सुधार और स्थिर शहरी खपत से प्रेरित है। क्रिसिल के अध्ययन, जिसमें पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र के 5.6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लगभग 1/3 प्रतिनिधित्व करने वाली 77 FMCG कंपनियों का विश्लेषण किया गया था, इससे पता चलता है प्रीमियमाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ ऑपरेटिंग मार्जिन को 50 से 75 आधार अंकों से बढ़ाकर 20 से 21% कर देगा। हालांकि तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण मार्केटिंग खर्च में वृद्धि से मार्जिन विस्तार सीमित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के तीव्र होने के कारण चीन ने गर्म और लंबी लू की चेतावनी दी है। मौसम ब्यूरो ने गुरुवार को चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप चीन को अधिक गर्म और लंबी लू तथा अधिक बार और अप्रत्याशित भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करने के लिए तैयार है। अपनी वार्षिक जलवायु ब्लू बुक में चीन मौसम विज्ञान प्रशासन ने चेतावनी दी है कि देश भर में अधिकतम तापमान 30 वर्षों के भीतर 1.7 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसमें पूर्वी चीन और झीजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान होगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झूमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह कदम चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद उठाया गया है। राजभवन में सूत्रों की पुष्टि की है कि सोरेन आज शाम 5 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने के 5 महीने बाद ही चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे हेमंत सोरेन के लिए यह पद संभालने का रास्ता साफ हो गया है। यूरोपीय संघ ने चीन में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर शुल्क लगाया, वार्ता के लिए 4 महीने का समय दिया। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ शुक्रवार से चीन में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आयात पर 37.6% तक टैरिफ लगाएगा, जिससे बीजिंग के साथ व्यापार तनाव बढ़ जाएगा। हालांकि 4 महीने की अवधि है, जिसके दौरान टैरिफ केवल अंतिम है और दोनों पक्षों के बीच गहन वार्ता जारी रहने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग द्वारा बिना किसी पूर्व तिथि के 17.4% से 37.6% के बीच लाए गए अंतिम शुल्कों को उसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेन के अनुसार राज्य सब्सिडी से निर्मित सस्ते इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बाढ़ आने की आशंका को रोकने के लिए तैयार किया गया है। जयशंकर और चीन के वांग यी ने सीमा मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को कजाकिस्तान के आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान पर चर्चा की तथा द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डूरंड कप 27 जुलाई से शुरू होगा। शिलांग और जमशेदपुर होंगे नए आयोजन स्थल। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 133वां संस्करण 27 जुलाई से शुरू होगा। टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी की ओर से की गई, जो इस वर्ष एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। इस साल 2 नए शहर जमशेदपुर और शिलांग को मेजबान शहर के रूप में जोड़ा गया है। असम का कोकराझार लगातार दूसरे साल इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि कोलकाता पिछले 5 सालों से इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल के लचीलेपन का एक नया माप प्रस्तावित किया है। बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर उमेश V वाघमारे के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन ने क्रिस्टल के यांत्रिक लचीलेपन को मापने के लिए एक नया तरीका पेश किया है। यह शोध सामग्रियों की जांच और डिज़ाइन करने के तरीकों को बदल सकता है, खासकर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में। उनका पेपर क्रिस्टलीय पदार्थों के यांत्रिक लचीलेपन का परिमाणीकरण है। यांत्रिक लचीलेपन की उत्पत्ति पर अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है और इसे फिजिकल रिव्यू B पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। नए अध्ययन में CO2 की वृद्धि को वर्षा में परिवर्तन और जैव विविधता हॉटस्पॉट से प्रभाव से जोड़ा गया है। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर से भूमध्य
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, जिससे भारत के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि इन जलवायु परिवर्तनों के कारण पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप समूह में सदाबहार वनों का स्थान पर्णपाती वनों द्वारा लिया जा सकता है। जियोसाइंस फ्रंटियर्स में प्रकाशित अध्ययन में ईओसिन थर्मल मैक्सिमम 2 से प्राप्त जीवाश्म पराग और कार्बन आइसोटॉप डेटा की जांच की गई, जो वैश्विक तापमान वृद्धि का वह दौर था जो लगभग 54 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए एजेंसियों को खुली छूट दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है और वह देश को इस बुराई से मुक्त करने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। भारत और एडीबी ने महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए $170 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भविष्य की महामारियों के लिए भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर की। यह समझौता लचीले और परिवर्तनकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए मजबूत और मापनीय कार्यवाही कार्यक्रम का हिस्सा है, जिस पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर म्यू ओका ने हस्ताक्षर किए। मुखर्जी ने कहा, सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कई अभ्यास अपनाए हैं। उन्होंने कहा, एडीबी कार्यक्रम रोग निगरानी को मजबूत करने, स्वास्थ्य पेशेवरों की गुणवत्ता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने और जलवायु लचीले सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगा। यूएई में यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है क्योंकि क्यूआर कोड भुगतान का मुख्य धारा बन गया है। एससीओ जयशंकर ने आस्ताना में रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिकों पर गंभीर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री सरगई लैवरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने लैवरोव के साथ अपनी बैठक में रूस के युद्ध क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए गंभीर चिंता जताई। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज आस्ताना में रूसी विदेश मंत्री सरगई लैवरोव से मिलकर अच्छा लगा। हमारी द्विपक्षीय साझेदारी और समकालीन मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। दिसंबर 2023 में हमारी पिछली बैठक के बाद कई क्षेत्रों में हुई प्रगति पर गौर किया। हार्ट अटैक नकदी। जापान ने होलोग्राम चित्रों वाले बैंक नोट लॉन्च किए। कुछ इस तरीके के हैं। जापान ने बुधवार को 20 वर्षों में पहली बार नए बैंक नोटों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें जालसाजों को हतोत्साहित करने के प्रयास में वित्तीय और महिला शिक्षा संस्थानों के संस्थापकों के त्रि-आयामी चित्र अंकित किए हैं। नोटों में मुद्रित पैटर्न का उपयोग करके देखने के कोण के आधार पर विभिन्न दिशाओं में मुख किए चित्रों के होलोग्राम बनाए जाते हैं तथा इसमें एक ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में जापान के राष्ट्रीय मुद्रण ब्यूरो का कहना है कि यह कागजी मुद्रा के लिए दुनिया का पहली प्रौद्योगिकी है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने एक समारोह में कहा, नए विधेयकों पर जापान के पूंजीवाद, महिला सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी नवाचार का प्रतिनिधित्व करने वालों के चेहरे हैं। शेख हसीना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया और उनकी सराहना की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ चर्चा के दौरान 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया और उनकी सराहना की। CNS बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने ढाका में प्रधानमंत्री से उनके जातीय संसद भवन कार्यालय में मुलाकात की। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चल रहे द्विपक्षीय समुद्री संबंधों की प्रगति से अवगत कराया। इसरो के आदित्य L1 ने 178 दिनों में सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर पहली होलो कक्षा पूरी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बयान में कहा, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने मंगलवार को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली
होलो कक्षा पूरी कर ली। आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर एक भारतीय सौर वेधशाला जिसे पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी को इसे अपनी लक्षित होलो कक्षा में स्थापित किया गया था। होलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। इसरो ने कहा कि होलो ऑर्बिट में अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान को विभिन्न विक्षुब्धकारी बलों के अधीन किया जाएगा, जिसके कारण यह लक्षित कक्षा से दूर चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नए डच प्रधानमंत्री डिक शूफू को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डिक स्कोफ को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और कहा वह भारत नीदरलैंड संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा डिक शूफ को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई। अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, गतिशीलता, नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित भारत नीदरलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। और एक इसके साथ करंट अफेयर हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।